सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरे छोटे बच्चे कैसे हैं? आज हम नया टॉपिक आप लोगों के लिए ले रहे हैं, दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, किसी भी तरह की एक्टिविटीज होती है, आप चलते हैं, आप खाते हैं, आप सोचते हैं, आप किसी भी तरह की एक्टिविटी, भागते हैं, ठीक है, भागना, किसी को पकड़ना, किसी को मारना, किसी को प्यार करना, एवरी फंक्शन, ठीक है, किसी भी तरह का फंक्शन है, वो कहां से कंट्रोल होता है? ठीक है, वो कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, नॉट ओनली कि ये हम जो एक्टिविटी हमारी इच्छा से कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज होती है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हार्ट का पल्पिटेशन, ठीक है, हार्ट का पल्पिटेशन है, ब्रीदिंग है, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर का जो केमिकल होता है, डाइजेशन हो रहा है, केमिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, ये सब अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। तो पूरी बॉडी में कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल दोनों तरह की एक्टिविटीज होती रहती है, ठीक है, और ये जो एक्टिविटीज हैं ये कंट्रोल होती है किसी सिस्टम से, ठीक है, एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय द ईदर न्यूरॉन, राइट, या तो फिर ये ब्रेन या न्यूरॉन से यानी नर्व सिस्टम से कंट्रोल होता है, या फिर ये हम हार्मोन से कंट्रोल होते हैं, ठीक है, तो दोनों तरह के होते हैं, राइट। So this is called the control and coordination. What is the coordination? Coordination कि आपको भूख लगी है, मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको अब खाना खाना है, तो खाने के लिए खाने को आप हाथ से उठाएंगे, रोटी का पीस करेंगे, उसको सब्जी में लगाएंगे, ठीक है, उसके लिए आपका हाथ काम कर रहा है, फिर आप उसको मुंह में डालेंगे, तो उसके बाद उसका च्यू करते हैं, तो च्यू करने के लिए आपके दांत, आपके गम्स, ठीक है, ये माउथ जो है, माउथ के पार्ट जो है वो उसका काम फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, देन उसके बाद ये जा रहा है, एनगल्फ करते हैं, ठीक है, एनगल्फ करने के बाद आपका कंट्रोल अब खत्म हो गया है, लेकिन बॉडी दूसरी तरह से वहां पे कंट्रोल कर रही है और उसका पूरा डाइजेशन कर रही है, ठीक है। तो यहां पे एक ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन से कोऑर्डिनेट करता हुआ चलता है, ठीक है, तब जाके कोई फंक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है, एंड इस तरह से ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों चलते रहते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली ऑर्गेनिज्म में दो तरह के होते हैं। One is called neural control and coordination. Right? Neural control and coordination यानी कि जिसमें नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोलाइजेशन होता है। नर्वस सिस्टम यानी कि कोई भी हमें सेंसेस होती है, हमें ठंड लगती है, हमें गर्मी लगती है, हम किसी चीज को हिट करते हैं, ठीक है, और या किसी चीज से हमें लग जाती है, तो इस तरह की किसी भी तरह की एक्टिविटीज जो कि सेंस होती है, हमें सुनने का सेंस होता है, हमें बोलने का सेंस होता है, सो ये सेंसेस जो है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन से के अकॉर्डिंगली, यानी अगर हमने हमें कांटा चुभ गया तो हम इमीडिएटली हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। सो ये जो हाथ हटाते हैं ये भी इसी के थ्रू होता है, यानी सेंसेस जो है वो ब्रेन तक गई और ब्रेन में हमें ब्रेन ने कहा कि ये कांटा है और इससे आपको इंजर्ड हो जाएगी, आप हाथ को इमीडिएटली हटा लें,
तो वो ऑर्डर देता है। सो ये पूरा की पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय द न्यूरॉन्स होता है, यानी नर्व सिस्टम से होता है, इसलिए इसको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कहते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। राइट। सो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आप लोगों ने सुना होगा कि दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। दो तरह के ग्लैंड्स कौन से होते हैं? एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो कि कोई भी सीक्रेट करते हैं, कोई भी केमिकल सीक्रेट करते हैं, चाहे वो एंजाइम होते हैं या किसी तरह के केमिकल्स हैं, वो सीक्रेट होते हैं और सीक्रेट होके किसी डक्ट के थ्रू अपने टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचते हैं, ठीक है। सो ये डक्ट के थ्रू अपने टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचते हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस है, वो पैनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ डुओडेनम में खुलता है, ठीक है। सो इस तरह से ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि अपने सीक्रेशन को डक्ट के थ्रू टारगेटेड ऑर्गन तक भेजते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सीक्रेशन होते हैं उसको हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन रिलीज करते हैं, एंड हार्मोन जो है वो कम क्वांटिटी में ही होते हैं और ये ब्लड के थ्रू यानी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम से ये टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचते हैं और वो उसको काम करने के लिए स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सो ये हार्मोन जो है ये डक्ट के थ्रू टारगेटेड ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचते हैं, ये कहां से जाते हैं? ये ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड के साथ साथ ये टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचते हैं, यानी इन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। सो ये जो ग्लैंड होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, एंड ये केमिकल हार्मोन इज व्हाट? केमिकल, ये अपने केमिकल्स को ब्लड में सीक्रेट कर देते हैं और ब्लड के थ्रू ये टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। चाहे वो कम दूरी के ऑर्गन्स हो, चाहे वो ज्यादा दूरी के ऑर्गन्स है, ठीक है। तो ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दो तरह के कोऑर्डिनेशन होते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्विक होता है, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है यानी न्यूरल से जो कंट्रोल होता है वो बहुत ज्यादा क्विक होता है, ठीक है। और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि अगर इंपल्सेस स्टार्ट हो गए हैं तो उसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो स्लो होता है, ठीक है, स्लो होता है और प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। और इसको बीच में हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके अगर हेडेक हो रहा है, ठीक है, हेडेक होता है और ये क्यों हेडेक जो भी हो रहा है, हेडेक का कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली ब्रेन में किसी तरह का इंपल्सेस लेके जा रहा है और वो ही बता रहा है कि यहाँ पे आपको हेडेक हो रहा है, कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने एक एनाल्जेसिक लिया, ठीक है, एनाल्जेसिक लिया और ये जो हेडेक होने का, हेडेक को जो ट्रांसफर कर रहा है यानी हेडेक के इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफर कर रहा है वो एक तरह का एक तरह के केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये हमारे ब्रेन में सेंसेस को पहुंचाते हैं जिससे ये पता चलता है कि हेडेक हो रहा है। नाउ इस न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमें पहुंचा रहा है, ये बता रहा है कि हेडेक हो रहा है, तो उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज न्यूरल ट्रांसफर से हो रहा है, अगर मान लीजिए नर्व सिस्टम के थ्रू ये कंडक्ट हो रहा है, तो उसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो इस तरह से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो क्विक होता है और ये फास्ट होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है, कुछ समय के लिए होता है और इसको हम ब्लॉक नहीं कर सकते। जबकि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये
केमिकल के थ्रू होता है, ये प्रोलॉन्ग्ड होता है, ज्यादा लंबे समय तक के लिए होता है, स्लो होता है और इसको हम बीच में ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, बाय द एनी केमिकल, ठीक है। सो इस तरह से ये दो तरह के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमें बेसिकली नर्व सिस्टम्स के बारे में हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो इट इज नर्वस सिस्टम, राइट, नर्वस सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूरल सिस्टम, ठीक है। इसको न्यूरल सिस्टम इसलिए क्योंकि इसके जो सेल होते हैं, नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होता है, ये पर्टिकुलर सेल से मिलके बना होता है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन, ओके। एंड ये जो न्यूरल सिस्टम होता है ये न्यूरॉन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, कई न्यूरॉन्स मिलके और ये एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम, ओके। दिस न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ओके। सो यही ये इम्पल्सेस को, ठीक है, यानी सेंसेस को इम्पल्सेस के फॉर्म में ये कंडक्ट करते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है। सो और ब्रेन से ऑर्डर लेके ये आते हैं, ठीक है, जो भी इफेक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनसे। सपोज कि आपका हाथ किसी गर्म चीज में रख देते हैं, ठीक है, आपने गर्म तवे में या गर्म पॉट्स में आपने हाथ लगा दिया, तो इमीडिएटली क्या होगा कि सेंसेस जो है वो यहां से लेकर और ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, ठीक है, और वहां से ऑर्डर लेके और इसके मसल्स तक, हैंड के मसल्स तक आता है, जिससे कि वो हटाने में हेल्प करता है, हाथ को हटाने में हेल्प करता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम के में इंक्लूड होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम या नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम को हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में जो नर्वस सिस्टम है वो कुछ न्यूरॉन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, कुछ न्यूरॉन से मिलके बना हुआ होता है। लेकिन उसके बाद इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स में ये न्यूरॉन्स होते हैं और इसके अलावा इनमें ब्रेन पाया जाता है। ब्रेन लेकिन हमारे जैसा ब्रेन नहीं होता है, ब्रेन इज मेड अप ऑफ द सम गैंग्लियंस, ठीक है, ये गैंग्लियंस से बने होते हैं, न्यूरल गैंग्लियंस से, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज द गैंग्लियन, ठीक है। सो ये इनके ब्रेन पाया जाता है लेकिन ये ज्यादा डेवलप नहीं होता है, ठीक है। एंड देन वर्टिब्रेट्स, इसमें पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है। तो इसमें फुल्ली मैच्योर जो है ब्रेन पाया जाता है, नर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है, नर्व्स यानी कि न्यूरॉन्स, ठीक है। सो इस तरह से ये पाए जाते हैं, राइट। सो ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन के जो नर्वस सिस्टम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में इसको सीएनएस कहा जाता है, ठीक है। एंड दूसरा होता है पेरिफेरल, पेरिफेरल
नर्वस सिस्टम, यानी पीएनएस। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहा जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो ब्रेन आ जाता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहां पे ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कुछ पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग सेंसेस के लिए अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें सेंसेस का रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है, सो इट इज द इंटीग्रेटिव एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, यहीं से ही कंट्रोल होता है। इट इज integrative and control system। राइट, सो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। राइट, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली ये पूरी बॉडी में, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के, यानी वहां से निकलने वाले, ठीक है, वहां से निकलने वाले जो नर्व्स होते हैं, और ये नर्व्स जो है पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट में ये रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं। ठीक है, और वहां से सेंसेस को ले जाते हैं। ठीक है, सेंसेस को लेके आते हैं और ऑर्डर को ये वहां तक लेके जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये पूरी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, पूरी बॉडी से ये कोऑर्डिनेट रहता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ये कोऑर्डिनेटेड रहता है। ठीक है, सो इसमें दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, दो तरह के नर्व्स होते हैं। कुछ ऐसे नर्व्स होते हैं जो कि क्रेनियम से, क्रेनियम यानी ब्रेन के जो इसके स्कल होता है, ब्रेन का जो बॉक्स होता है उसको क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, तो उस वहां से जो निकल के और बॉडी के पार्ट में जाते हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, एंड दूसरा होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड्स के, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं और बॉडी के पार्ट में घुस जाते हैं। ठीक है, तो इसको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो है ये क्रेनियल नर्व्स हो सकते हैं या स्पाइनल नर्व्स हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो डिवीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं या दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? वन इज कॉल्ड सेंसरी, सेंसरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंसरी नर्वस सिस्टम वो होते हैं जो कि बॉडी के पार्ट से, बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्रेन या स्पाइनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसेस को लाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि आपने अगर वॉइस सुन रहे हैं, मेरी वॉइस सुन रहे हैं, तो वो कहाँ हो रहा है? वो बेसिकली ईयर में हो रहा है, और ईयर में ऑटोनोमिक ईयर में ये जो नर्व्स होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेन तक लेके जाते हैं, और ब्रेन में ये किसी पार्ट में जाके और आपको सेंसेस का यानी हियरिंग का सेंस करवाते हैं। ठीक है, सो वो रिकॉग्नाइज करवाते हैं कि ये किस चीज की आवाज है, ये कैसी आवाज है, कितने इंटेंसिटी की, ये सारी चीजें ये रिकॉग्नाइज करवाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं। तो या फिर
हम किसी चीज पे हिट कर देते हैं तो जो दर्द होता है, दर्द भी हमारे बॉडी से लेकर और ब्रेन तक पहुंचने का काम ये सब सेंसरी नर्व सिस्टम करते हैं। ठीक है, एंड सेंसरी नर्व सिस्टम को एफेरेंट डिवीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये एफेरेंट नर्व सिस्टम भी कहलाते हैं, एफेरेंट डिवीजन। ठीक है, सेंसरी नर्व सिस्टम या एफेरेंट डिवीजन हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मोटर। मोटर नर्व सिस्टम। ठीक है, मोटर नर्व सिस्टम को हम इफेरेंट डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, इफेरेंट डिवीजन या मोटर नर्व सिस्टम। मोटर नर्व सिस्टम का मतलब यह है कि ये जो ब्रेन से जो भी ऑर्डर हो रहा है, यानी आपको अगर एक ग्लास उठाना है, ठीक है, ग्लास टेबल से उठाना है और ये ग्लास जो है आपको उठाने के लिए हाथ को बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको लगा कि ये ग्लास जो है यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे टूटने का डर है, आपको यहाँ से उठा के और दूसरी जगह पे रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने सोचा और ये ब्रेन में गया। ठीक है, यानी आपने देखा, पहले तो देखा, देखने से आपको ये फील हुआ कि ये टूट सकता है, तो आप ये सेंसेस जो है वो ब्रेन तक गया। ठीक है, अब ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि हाथ को ऑर्डर दिया। ठीक है, यानी हाथ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, जिससे कि आपने हाथ को बढ़ाया और उसको होल्ड किया और उसको उठा के दूसरी जगह पे रखा। ठीक है, सो दिस ऑर्डर हैज बीन गिवन बाय द मोटर नर्व सिस्टम। ठीक है, तो ये मोटर नर्व सिस्टम या इफेरेंट डिवीजन ने इसको ऑर्डर दिया। ठीक है, so this is called the motor nerve system and it is conduct the impulses from CNS to जो भी ऑर्गन है, इफेक्टिव ऑर्गन है, उस वहां तक ये इम्पल्सेस को लेके जाता है। ठीक है, देन मोटर नर्व सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मोटर नर्व सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड द ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम एंड सेकंड इज कॉल्ड द सोमेटिक नर्व सिस्टम। यहां पे हम लिखते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, ठीक है, एंड सोमेटिक नर्व सिस्टम। ठीक है, सोमेटिक नर्व सिस्टम ये वॉलेंट्री होता है। ठीक है, सोमेटिक नर्व सिस्टम वॉलेंट्री होता है और किससे जुड़ा हुआ होता है? हमारे स्केलेटल मसल से। ठीक है, हमारे स्केलेटल मसल से जुड़ा होता है। वॉलेंट्री का मतलब जो कि हमारी इच्छा से हम कर सकते हैं। ठीक है, हमारी इच्छा, यानी आपको अगर ग्लास पकड़ना है तो ये आपकी इच्छा है कि आप ग्लास पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, जब आप अपनी इच्छा से हाथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे हाथ आगे भी जाता है और उसको होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इच्छा पे होता है, दैट इज कॉल्ड द वॉलेंट्री। ठीक है, सो ये सोमेटिक नर्व सिस्टम जो है ये वॉलेंट्री होता है। ठीक है, और मेनली हमारे स्केलेटल मसल्स, यानी जो हमारे बाहर के मसल्स हैं जो कि स्केलेटन से जुड़े हुए हैं, उनसे ये कोऑर्डिनेटेड रहता है। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे स्केलेटल जो होते हैं, यानी आप अगर चलना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने कंट्रोल के हिसाब से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उस फंक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द वॉलेंट्री, राइट। तो स्केलेटल मसल सिस्टम से यहाँ पे सोमेटिक नर्व सिस्टम जुड़े हुए रहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो है ये विसरल ऑर्गन से जुड़े हुए रहते हैं।
ठीक है, विसरल ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि ये इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री होते हैं यानी कि इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, विसरल ऑर्गन का मतलब होता है कि जो अंदर के ऑर्गन होता है। ठीक है, तो विसरल ऑर्गन हुआ या कार्डियक मसल्स हुआ, कार्डियक मसल, राइट। सो सॉरी, विसरल ऑर्गन या कार्डियक मसल से ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, विसरल ऑर्गन या कार्डियक मसल्स जो है हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। हार्ट जो है कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ होता है और वो कंटिन्यूअसली पल्पिटेट करता रहता है। आप अगर चाहते हैं कि हार्ट को हम पल्पिटेट करने के लिए मना कर दें या रोक सकें तो वो आपके हक में नहीं होता है, यानी आपके कंट्रोल में नहीं होता है। इसी तरह से अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है, आप कुछ समय के लिए सांस रोक सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली आपको जिंदा रहने के लिए कंटिन्यूसली सांस लेना पड़ेगा, यानी आपको पता भी नहीं चलता है और सांस हमारी चलती रहती है। ठीक है, इसी तरह से डाइजेशन होता है, हमारे स्टमक में बहुत कुछ चर्निंग मूवमेंट होता है, कई तरह के मूवमेंट्स होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, सो ये सारे जो फिजिकल एक्सरसाइजेस होते हैं वो विसरल ऑर्गन में, वो सब कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? इट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, सो इस तरह के दो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज कॉल्ड द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और सेकंड इज कॉल्ड सोमेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली वो होते हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। ठीक है, इमरजेंसी में काम आता है। सपोज कि आपको लगा कि यहाँ पे छत गिरने वाली है तो आप इमीडिएटली भागेंगे। ठीक है, कोई हमें मारने आ रहा है, भाग जाओ, कोई जानवर आ रहा है अटैक करने, भाग जाओ। ठीक है, या फिर कोई हमें मारने आ रहा है, उसको मारो इमीडिएटली, यानी किसी ने आप पे अटैक किया, आपने उसको पकड़ के उसी को ही मारा। ठीक है, राइट। सो फ्लाइट एंड फाइट ये जो होते हैं ये सभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं, राइट। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इमरजेंसी में काम आते हैं। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होते हैं जो कि नॉन इमरजेंसी में एक्टिवेटेड रहते हैं। ठीक है, नॉन इमरजेंसी, ठीक है, यानी कि किसी तरह के इमरजेंसी नहीं है, यानी खाना लग गया है, हमें खाना खाना है, प्यास लग रही है, हमें पानी पी लेते हैं। ठीक है, सफाई करनी है, हम झाड़ू दे देते हैं। ठीक है, एनीथिंग जो कि इमरजेंसी नहीं है हम अपने हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हमें टाइम मिलेगा, जैसा हमारी सुविधा रहेगी, उसी हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हम कंप्लीट करते हैं, राइट। तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये तो मैंने अपना उसमें बताया कि ये बेसिकली सोमेटिक सेल्स में होता है जो कि हमारे लिए वॉलंटरी होते हैं, लेकिन यहाँ नॉन इमरजेंसी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नॉन इमरजेंसी का मतलब होता है कि
ये सडनली नहीं चाहिए होता है, सडनली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर सांस ले रहे हैं, सांस तो लेंगे ही लेंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसमें काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन सांस नॉर्मल ले रहे हैं तब तक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन अचानक से हमें भागना पड़ रहा है या हमें किसी चीज से डर लगा तो हमारी सांसें तेज चलने लग जाती है। ठीक है, तो दैट इज एक्ट बाय द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से दोनों तरह के ये होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, राइट। सो यहां पे आप अगेन इसको हम रीगेन करते हैं। नर्वस सिस्टम हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वन इज कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। दीज आर द इंटीग्रेटिव एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि यहां पे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में, यानी बॉडी पार्ट्स में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी के जितने भी बॉडी पार्ट हैं वहां पे जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के नर्व्स होते हैं। एक तो क्रेनियम से निकलने वाले, यानी ब्रेन से डायरेक्ट स्कल से निकलने वाले जो नर्व्स होते हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ये 12 टाइप के होते हैं बेसिकली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज सेंसरी नर्व सिस्टम एंड मोटर नर्व सिस्टम। इसको एफेरेंट डिवीजन या इफेरेंट डिवीजन भी कहते हैं। सेंसरी नर्व सिस्टम जो है ये किसी भी बॉडी पार्ट से सेंसेस को इंपल्सेस के फॉर्म में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक यानी सीएनएस तक लाने का काम करता है। ठीक है, तो ये सीएनएस तक ले जाने का काम, यानी इट्स कंडक्ट द इंपल्सेस फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। मोटर नर्व्स जो होते हैं ये ऑर्डर को बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम करते हैं, यानी जो सेंसरी नर्व सिस्टम जो इंपल्सेस ला रहा है उसके अकॉर्डिंगली ब्रेन जो है वो ऑर्डर देता है। ठीक है, ब्रेन ऑर्डर देता है, तो ये भी सेंसेस के फॉर्म में ही होते हैं, इंपल्स के फॉर्म में होते हैं। एंड ये इंपल्सेस जो है ये मोटर नर्व के थ्रू होता हुआ इफेक्टिव जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उसके मसल्स तक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मोटर नर्व सिस्टम जो है वो इंपल्सेस को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टिव ऑर्गन यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मोटर नर्व को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वन इज कॉल्ड द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज कॉल्ड सोमेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री होता है। ठीक है, और हमारे स्केलेटल मसल से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं जो वॉलेंटरीली काम करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और वो हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है उसके मसल से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि विसरल ऑर्गन के स्मूथ मसल से। ठीक है, विसरल ऑर्गन में कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो विसरल ऑर्गन के स्मूथ मसल से या फिर कार्डियक मसल से ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, दे आर नॉन वॉलेंट्री। ठीक है, ये वॉलेंट्री नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर नॉन वॉलेंट्री। एंड इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इमरजेंसी में काम करता है। ठीक है, ये इमरजेंसी में काम करता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इमरजेंसी में काम नहीं करता है, नॉन इमरजेंसी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट
ये तो हो गया नर्वस सिस्टम के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप के होते हैं। नाउ जैसे कि मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से, यानी न्यूरॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो न्यूरॉन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, न्यूरॉन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वन इज कॉल्ड द सेल बॉडी और सेल बॉडी कह सकते हैं या इसको सोमा कह सकते हैं, सोमा और साइटोन। ठीक है, तो अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, राइट। अगर यहां पे आप देखेंगे तो दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेल बॉडी, यानी ये मेन सेल का मेन बॉडी होती है जहां पे न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, एंड दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड द न्यूरल प्रोसेस, यानी इसमें से निकलने वाले जो प्रोसेस होते हैं, सेल बॉडी में से जो बाहर निकलने वाले प्रोसेस होते हैं उसको हम न्यूरल प्रोसेस कहते हैं। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। वन इज कॉल्ड द डेंड्रॉन्स। ठीक है, डेंड्रॉन्स कह लीजिए, डेंड्राइट्स कह लीजिए। ठीक है, सो ये डेंड्रॉन्स होते हैं, ये छोटे होते हैं, ब्रांच होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल बॉडी में से निकले हुए होते हैं और एक सिंगल लंबा प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। ठीक है, सो सिंगल लंबा प्रोसेस जो होता है उसको एक्सॉन कहा जाता है, राइट। तो ये डेंड्रॉन्स होते हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, और छोटे होते हैं एंड सेंसरी, ये बेसिकली सेंसरी नर्व से होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा जो होता है ये लंबा प्रोसेस एक ही होता है दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन। ओके, तो इस तरह से इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सेल बॉडी यानी मेन सेल बॉडी या सोमा या साइटोन, एंड दूसरा है न्यूरल प्रोसेस। न्यूरल प्रोसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड किया, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन। ओके, बेसिकली न्यूरॉन्स के अलावा कुछ सेल और पाए जाते हैं जो कि न्यूरल सेल के आसपास होते हैं। ठीक है, ब्रेन में या सीएनएस में या फिर पूरे नर्वस सिस्टम में कुछ सेल और होते हैं। ठीक है, कुछ सेल और होते हैं, ठीक है, जो कि इम्पल्स स्केल कंडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, बट दे सपोर्ट द न्यूरॉन्स। ओके, दे सपोर्ट द न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इनको सपोर्ट भी देते हैं प्लस उनको वो भी देते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह भी देते हैं। ठीक है, सो इनको न्यूरोग्लिया सेल कहा जाता है, न्यूरोग्लिया सेल। ठीक है, सो इनको न्यूरोग्लिया सेल कहा जाता है। न्यूरोग्लिया सेल के सेल जो है बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, न्यूरोग्लिया सेल बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड द एस्ट्रोसाइट, ठीक है, एस्ट्रोसाइट ये सबसे बड़े होते हैं, इट इज द लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया सेल। ठीक है, एंड दूसरा ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर। राइट, यानी बीबीबी, इसको शॉर्ट में बीबीबी कहा जाता है।
ठीक है। सो ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, यानी ब्रेन और ब्लड के बीच में एक मेम्ब्रेन जैसा एक मेम्ब्रेन जैसा एक पार्टीशन बना देते हैं, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं और ये न्यूरोटॉक्सिन को आने से रोकते हैं, यानी नर्व ब्रेन के लिए या नर्व सिस्टम के लिए जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको आने से रोकने का काम इनका होता है, एस्ट्रोसाइट, राइट। दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट ये मीडियम होता है, यानी कि एस्ट्रोसाइट से कम बड़ा होता है, छोटा होता है, एस्ट्रोसाइट से छोटा होता है। ठीक है। और इसका मेन काम क्या है कि सीएनएस में इट्स फॉर्म माइलिन शीट on neurons of CNS। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। न्यूरॉन्स में ये माइलिन शीट बनाने का काम करता है न्यूरॉन्स के ऊपर, लेकिन कहां पे? CNS में, नॉट PNS में। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है। एंड थर्ड जो न्यूरोग्लियन होते हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं, उसको माइक्रोग्लियोसाइट्स कहा जाता है। माइक्रोग्लियोसाइट्स। ठीक है, तो इसको माइक्रोग्लियोसाइट्स कहा जाता है। ये बेसिकली सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट। ठीक है। और इसके अलावा ये फैगोसाइटिक होते हैं। ठीक है, फैगोसाइटिक इन नेचर। ठीक है, यानी कि ये जो भी सपोज के कोई ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जो कि डेथ हो गए, तो उनको डाइजेस्ट करने का काम, बाहर से कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस हो रहे हैं तो उनको डाइजेस्ट करने का काम, इस तरह से ये माइक्रोग्लियोसाइट्स जो होते हैं ये उनको हार्मफुल सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, यानी उनको खत्म करने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो तीन तरह के न्यूरोग्लिया सेल होते हैं। ठीक है। न्यूरोग्लिया सेल वापस से आप समझ लीजिए कि न्यूरॉन्स के अलावा कुछ सेल्स होते हैं जो कि इनके न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के अलावा कुछ सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, न्यूरॉन्स से छोटे होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स से छोटे होते हैं एंड ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। सो इनको न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं। तीन टाइप के होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं एंड माइक्रोग्लियोसाइट्स होते हैं। एस्ट्रोसाइट सबसे बड़ा न्यूरोग्लिया सेल्स होता है एंड ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में हेल्प करता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं ये मीडियम होते हैं एंड ये माइलिन शीट, सीएनएस के जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, मेड्यूलरी न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें ये माइलिन शीट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। एंड माइक्रोग्लियोसाइट्स जो होते हैं ये सबसे छोटे होते हैं एंड ये एमीबॉइड मूवमेंट करके फैगोसाइटिक सेल्स की तरह से ये काम में आते हैं। ठीक है। सो ये तो हो गया न्यूरोग्लिया सेल। ठीक है। दूसरा जो सेंसेस को ले जाने का काम करते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। तो हमें अब न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बताया कि न्यूरॉन जो है वो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड द सेल बॉडी या साइटोन या सोमा। ठीक है, सेल बॉडी या साइटोन और सोमा। ठीक है। सो सेल बॉडी ये एक सबसे पहले तो हम न्यूरॉन्स के
साइज क्या होता है वो हम देख लेते हैं। न्यूरॉन का जो साइज होता है डायामीटर के अकॉर्डिंग, डायामीटर इट इज 0.01 नैनोमीटर, ठीक है। इट इज द 0.01 मिलीमीटर होता है, सॉरी नैनोमीटर नहीं, मिलीमीटर, ठीक है। एंड ये डायामीटर के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। एंड इसकी जो लेंथ होती है, ये लेंथ होती है इट इज 1 मीटर अराउंड, लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर इतना बड़ा होता है, ठीक है। सो डायामीटर 0.01 मिलीमीटर होता है, सॉरी 01 नहीं है ये, इट इज 0.1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। एंड लेंथ जो होती है 1 मीटर के करीब इसकी लेंथ होती है, ठीक है। एंड ये बिलियंस में होती है, ठीक है। यानी एक जो ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन के अलावा पूरी बॉडी में बिलियंस ऑफ द ये न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और कहा जाता है इनकी जो लेंथ है, अगर हम एक सिंगल पर्सन के जो न्यूरॉन्स हैं उनको बाहर निकाल के और लाइन से लगाते जाए तो इनका ये पूरे अर्थ का हाफ रेडियस को कवर कर लेते हैं, कवर इन द सेंस सराउंड कर सकते हैं। यानी अर्थ के यानी अर्थ के रेडियस को, रेडियस का इन द सेंस कि हाफ अर्थ को ये सराउंड कर सकते हैं, इतने ज्यादा होते हैं ओनली सिंगल पर्सन के इससे न्यूरॉन से, ठीक है। सो ये तो हो गया इनके साइज की बात। देन हम इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। स्ट्रक्चर सेल बॉडी, साइटोन या सोमा एंड इसके अलावा प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस में डेंड्रॉन होते हैं एंड एक्सॉन होता है, ठीक है। सो सेल बॉडी की हम बात कर रहे थे। सेल बॉडी मेन बॉडी होती है जो जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। एंड न्यूक्लियस के अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी सेल्स में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेल्स में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिल्स है वो इसमें पाए जाते हैं, बट एक चीज नहीं पाई जाती है। वो क्या नहीं पाई जाती है? सेंट्रियोल, ठीक है। सो इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, ठीक है। और सेंट्रियोल का काम क्या होता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना, ठीक है। स्पिंडल फाइबर यानी सेल डिवीजन के समय ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, इसलिए इन सेल्स में यानी न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। सो न्यूरॉन सेल्स does not divides, राइट। सो न्यूरॉन सेल जो है वो डिवाइड नहीं होता है, राइट। सो इस तरह से सेंट्रियोल इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है, लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज पाई जाती है, कुछ ग्रैन्युल्स पाए जाते हैं जिसको नीजल बॉडी कहा जाता है, नीजल ग्रैन्युल्स कहा जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज द नीजल ग्रैन्युल्स, ठीक है। ये छोटे छोटे से ग्रैन्युल्स होते हैं, ठीक है। एंड ये जो नीजल ग्रैन्युल्स हैं ये किससे मिलके बने हुए होते हैं? ये एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, प्लस इसमें राइबोसोम होता है, ठीक है। यानी फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम मिलके ये नीजल ग्रैन्युल्स का काम करते हैं, ठीक है। एंड ये
प्रोटीन के सिंथेसाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसाइजेशन, राइट। सो ये प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, राइट। इनको टिग्नॉइड बॉडी भी कहा जाता है। नीजल ग्रैन्यूल को टिग्नॉइड बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। सो ये कहां पाए जाते हैं? ओनली ये डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं एंड साइटोन में पाए जाते हैं, यानी कि सेल बॉडी में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे ये पाए जाते हैं, एक्सॉन में नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट इन एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन में ये नहीं पाए जाते हैं, राइट। सो ये नीजल ग्रैन्यूल कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें स्पेशलाइजेशन क्या है? एक तो सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये डिवाइड नहीं होते हैं, यानी न्यूरल सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स जो है वो डिवाइड नहीं होते हैं। एंड डेंड्राइट्स, ये नीजल ग्रैन्यूल्स इनमें या टिग्रॉइड बॉडीज जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम से मिलके बने हुए होते हैं एंड ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड ये कहां पाए जाते हैं? डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं एंड सेल बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन एक्सॉन में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल बॉडी के बारे में, ओके। फिर आ जाता है प्रोसेस, न्यूरल प्रोसेसेस। प्रोसेस में क्या आ जाता है? प्रोसेस में डेंड्राइट्स आ जाते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स कैसे होते हैं? ये ब्रांच होते हैं, ब्रांच्ड, कैन बी मल्टीपल, ठीक है। सॉरी इंक खत्म हो गया इसमें। सो कैन बी मल्टीपल हो सकते हैं एंड इसके अलावा ये शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। ये इनमें कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स फॉर इंपल्सेस या सेंसेस, ठीक है। इनमें सेंसेस के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स जो हैं ये सेंसेस को रिसीव करते हैं, ठीक है। सेंसेस को रिसीव करके और डेंड्राइट तक, सॉरी सेल बॉडी तक लेके जाते हैं, ठीक है। रिसीव द सेंसेस and move towards cell body, move towards cell body. So this movement, ये जो मूवमेंट है जो कि यहां से लेकर, बाहर से लेकर और सेल बॉडी तक ले जाते हैं, होती है, इसको सेंट्रीपीटल मूवमेंट कहा जाता है। सेंट्रीपिटल मूवमेंट कह लीजिए या सेंट्रीपिटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इंपल्सेस कह सकते हैं। तो ये इंपल्सेस को
बाहर से लेकर सेंट्रल जो सेल बॉडी है वहां तक लेके जाने का काम करता है, कंडक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल कंडक्शन कर लीजिए, इसको कंडक्शन कहा जाता है। ठीक है। एंड एक चीज जो सेल बॉडी में और पाई जाती है वो होते हैं छोटे छोटे से न्यूरल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से न्यूरल फाइबर्स होते हैं, दीज आर द माइक्रोफाइबर्स। ठीक है, न्यूरल माइक्रोफाइबर्स होते हैं जो कि सेल बॉडी के अंदर जो इंपल्सेस का, सेंसेस का जो कंडक्शन होता है वो इन न्यूरल फाइबर से ही होता है। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर जो इंपल्सेस का कंडक्शन होता है वो न्यूरल फाइबर्स की हेल्प से होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूरल फाइबर्स यहाँ पे सेल बॉडी में काफी पाए जाते हैं। राइट, सो दिस इज अबाउट द dendrites. Dendrites may be one or dendrites may be many. ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज द लॉन्ग, ठीक है, ये काफी लंबा होता है। ठीक है, एंड सिंगल, लंबा होता है, सिंगल होता है। ठीक है, और कंडक्ट द impulses from जो सेल बॉडी टू टीलोडेंड्रॉन्स, नर्व एंड। ठीक है, सो ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से इंपल्सेस को लेता है। ठीक है, और सेल बॉडी के सेंसेस को लेता है और इंपल्सेस के फॉर्म में, ठीक है, इंपल्सेस जनरेट करता है। ठीक है, ये इंपल्सेस जनरेट करता है, इसको जेनरेशन ऑफ इंपल्सेस कहा जाता है, जेनरेशन ऑफ इंपल्सेस, या फिर इसको एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो ये जनरेशन ऑफ इंपल्सेस या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। ठीक है, और उसके बाद उसको कंडक्ट करता है, ठीक है, टुवर्ड्स द नर्व एंड। ठीक है, एंड कंडक्शन of impulse from towards nerve end। ठीक है, सो इस तरह का जो कंडक्शन है जो कि सेल बॉडी से नर्व एंड तक होता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। ठीक है, इसको सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से जो एक्सॉन में जो कंडक्शन हो रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये सेल बॉडी से जो सेंसेस हैं वो सेल बॉडी से कंडक्ट होता हुआ और कहां तक जाता है, नर्व एंडिंग तक जाता है। इसकी जो लास्ट पार्ट होते हैं एक्सॉन के, उसको नर्व एंडिंग कहा जाता है, नर्व एंडिंग या टीलोडेंड्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस पार्ट में जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है सेल बॉडी का, वो पार्ट जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है। ठीक है, सो पार्ट ऑफ सेल बॉडी वेयर एक्सॉन
initiate called axonic hillock. ठीक है, सो ये एक्सोनिक हिलॉक कहलाता है. ठीक है, सो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एक्सोनिक हिलॉक. ठीक है, जहां से एक्सोन जस्ट स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, एंड दिस इज एक्सोन हिलॉक इज ट्रिगर जोन of action potential, या हम ये ऐसे कह सकते हैं कि इट इज द ट्रिगर जोन ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस. राइट, सो इसको कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस का ट्रिगर जोन कहा जाता है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है. यानी इंपल्सेस का जो इनिशिएशन होता है वो इस हिलॉक पार्ट से ही होता है. ठीक है, देन एक्सॉन का नर्व एंडिंग होता है. ठीक है, एक्सॉन एंड्स are branched. ठीक है, इनके जो लास्ट पार्ट होते हैं वो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, कॉल्ड नर्व एंडिंग और टीलोडेंड्रॉन्स. ठीक है, सो इसको टीलोडेंड्रॉन्स या नर्व एंडिंग कहा जाता है. राइट, सो इस तरह से ये नर्व एंडिंग और टीलोडेंड्रॉन्स जो है वो यहाँ पे ब्रांच होते हैं, और बेसिकली ये ज्यादातर जो है मसल्स में एंटर करके रहते हैं, या तो ये मसल्स में एंटर बरीड रहते हैं, और या फिर ये दूसरे डेंड्रॉन के दूसरे सेल्स के दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के सामने रहते हैं. ठीक है, यानी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बनाया, दिस इज द सेकंड न्यूरॉन. ठीक है, एंड सेकंड न्यूरॉन के डेंड्रॉन्स के सामने इनकी नर्व एंडिंग रहती है. ठीक है, एंड दे हैव सम vesicle, they have some knob like structure. ठीक है, some knob like structure presents in टीलोडेंड्रॉन्स. ठीक है, सो ये नर्व एंडिंग में ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. ठीक है, और इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि वेसिकल कहलाते हैं. ठीक है, सो वेसिकल्स present in these knobs. ठीक है, तो इनमें वेसिकल्स पाए जाते हैं. ठीक है, एंड वेसिकल contains some chemicals
which are called neurotransmitter. ठीक है। सो यहां पे नर्व एंडिंग जो है, नर्व एंडिंग में कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नॉब लाइक स्ट्रक्चर में कुछ छोटे छोटे से वेसिकल्स होते हैं एंड वेसिकल्स कंटेन सम डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल्स। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ठीक है, एंड ये न्यूरोट्रांसमीटर ही आगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्सेस को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, सो ये न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंपल्सेस को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एग्जांपल एसिटाइलकोलिन। ठीक है, इसमें सबसे जो कॉमन है वो एसिटाइलकोलिन होता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे। ठीक है, सो ये नर्व एंडिंग है। ठीक है, एक्सॉन है। एक्सॉन में एक्सॉन के अगर अंदर हम देखते हैं तो एक्सॉन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूरोफाइब्रल्स होते हैं, लेकिन नीजल ग्रैन्युल्स नहीं होते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूरोफाइब्रल्स होते हैं। ठीक है, जो कि कंडक्शन करने का काम करते हैं। इसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। एक्सोप्लाज्म यानी एक्सोनिक साइटोप्लाज्म हम कह सकते हैं। तो इसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं? नीजल ग्रैन्युल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये नीजल ग्रैन्युल्स नहीं पाए जाते हैं एंड ये पूरे फाइबर्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। ठीक है, यानी पूरा फाइबर्स सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जिसको एक्सोलेमा कहा जाता है। राइट, सो इस तरह से ये पूरा सेल मेम्ब्रेन जो है एक्सोलेमा से कवर्ड, ये पूरा जो एक्सॉन है ये सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जिसको एक्सोलेमा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सोलेमा होता है। इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कई ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें माइलिनेटेड शीट पाए जाते हैं। माइलिनेटेड शीट। ठीक है, सो माइलिन शीट यहां पे पाए जाते हैं। माइलिन शीट बेसिकली एक पर्टिकुलर सेल से होता है, यानी एक छोटा सा मेम्ब्रेन होता है। सबसे पहले मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन को न्यूरोलेमा कहा जाता है। न्यूरोलेमा। ठीक है, एंड ये न्यूरोलेमा जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल पाया जाता है जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है। ठीक है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में पर्टिकुलर सेल पाए जाते हैं जिसको श्वान सेल कहा जाता है। श्वान सेल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दीज आर द श्वान सेल न्यूक्लियस। ये जो छोटे छोटे से गोल गोल होते हैं, ठीक है, ये श्वान सेल्स न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये श्वान सेल इनमें पाया जाता है एंड ये श्वान सेल जो है ये कुछ मेम्ब्रेन्स का वो करते हैं, सीक्रेशन करते हैं और एक के ऊपर एक ये मेम्ब्रेन जो है कोसेंट्रली एक के ऊपर एक सिचुएटेड हो जाते हैं, यानी ये मेम्ब्रेन्स की कई लेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन्स की कई लेयर इस तरह से बन जाती है और इस तरह से ये जो लेयर होती है, ये लेयर किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, लेयर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड।
ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड से बनी हुई कई लेयर्स हो जाती है एंड इसको माइलिन शीट कहा जाता है। ठीक है, तो माइलिन शीट और मेड्यूलरी शीट, मेड्यूलरी शीट। ठीक है, तो माइलिन शीट या मेड्यूलरी शीट कहा जाता है। ठीक है, मेड्यूलरी शीट जो है और इस तरह के जो एक्सॉन होते हैं या इस तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें माइलिन शीट पाया जाता है उसको मेड्यूलरी या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, मेड्यूलेटेड या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। और जिनमें ये माइलिन शीट नहीं पाया जाता है उनको नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेड्यूलेटेड शीट, नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स कहा जाता है। ठीक है, सो दोनों तरह के न्यूरॉन्स पाए जा सकते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये तो माइलिन शीट के बारे में हुआ। माइलिन शीट जो है वो लेयर्स में होती है, यानी न्यूरोलेमा कई लेयर्स में होती है और ये कोसेंट्रिक वे में एक दूसरे के ऊपर लगे हुए रहते हैं और इस तरह से ये माइलिन शीट का काम करते हैं। ठीक है, माइलिन शीट के यानी जो एक्सॉन है, एक्सॉन में कई जगह से माइलिन शीट जो है वो गायब होती है, यानी एब्सेंट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यानी ये माइलिन शीट्स के बीच बीच में कुछ गैप होता है। ठीक है, तो जहां जहां पे ये गैप होता है, ठीक है, इन गैप्स को नोड्स ऑफ रेनेवियर कहा जाता है, नोड्स ऑफ रेनेवियर। ठीक है, इनको नोड्स ऑफ रेनेवियर कहा जाता है। माइलिन शीट जो है वो इंसुलेटर का काम करता है, यानी कि इंपल्सेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देता है, ये एक इंसुलेटर का काम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज नहीं होने, लीक नहीं होने देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह यानी बाहर की तरफ नहीं जा सकते और वो ओनली एक तरफ ही कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नोड्स ऑफ रेनवियर जो है यहां से इलेक्ट्रॉन यानी एक्शन पोटेंशियल यहां से वो होते हैं, कंडक्ट होते हैं, यानी कि जो इंपल्सेस का कंडक्शन होता है वो यहां से यहां जंप करते हुए होता है, यानी नोड्स ऑफ रेनवियर्स में जंप करते हुए होता है। ठीक है, सो इस तरह के जो कंडक्शन होते हैं जो कि जंप करते हुए होते हैं, यानी नोड्स ऑफ रेनवियर टू नोड्स ऑफ रेनवियर ही होते हैं, यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से आगे। ठीक है, ये फास्ट होते हैं। ठीक है, ये जो कंडक्शन होता है ये फास्ट होता है और इसको सॉल्टेटरी मूवमेंट या सॉल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। जस्ट so it is called the saltatory conduction. ठीक है, तो सॉल्टेटरी कंडक्शन जो है ये रेनवियर टू रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर टू नोड ऑफ रेनवियर के में ही ये जंप करते हुए जाता है। इस तरह का जो कंडक्शन होता है, ठीक है, यानी एक्शन पोटेंशियल यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरह से ही जाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं एंड दीज मेक द कंडक्शन फास्ट। ठीक है, ये कंडक्शन को फास्ट बना देते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये एक्सॉन होता है जो कि श्वान सेल से बनता है। नाउ
हम यहाँ पे एक बात कर रहे थे कि जो CNS होते हैं, ठीक है, ये जो श्वान सेल होता है ये PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में ही पाया जाता है और वहीं पे ही ये मेड्यूला या माइलिन शीट का सीक्रेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो CNS में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पाए जाते हैं, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और वो अगर मेड्यूलेटेड है तो श्वान सेल वहां पे नहीं पाया जाता है। वहां पे न्यूरोग्लियल सेल ऑलिगोडेंड्रोसाइट, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो माइलिन शीट का सीक्रेशन करते हैं, ठीक है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीट का सीक्रेशन करते हैं, कहां पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में के न्यूरॉन्स में श्वान सेल नहीं पाया जाता है। माइलिन शीट का फॉर्मेशन जो है वो ऑलिगोडेंड्रोसाइट न्यूरोग्लिया सेल्स करते हैं, राइट। इस तरह से एक्सॉन जो है, एक्सॉनिक हिलॉक से स्टार्ट होता है, ये लंबा प्रोसेस होता है। एक्सोलेमा होता है इसमें, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। आगे जाके ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये ब्रांच के नर्व्स जो एंड होते हैं वो नर्व एंड कहलाते हैं या टिलोडेंड्रॉन्स कहलाते हैं। वहां पे नर्व के एंड में ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें छोटे छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको वेसिकल्स कहते हैं। वेसिकल्स में कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स पाए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है। ये वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन में लेके जाने का काम करते हैं इंपल्सेस को, ठीक है। एंड ये दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। इसको साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। और यहां पे एक फ्लूइड होता है जिसको साइनेप्टिक फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। और इस साइनेप्टिक फ्लूइड में ही न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं और यहां से ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन्स में जाके अटैच हो जाते हैं ना। दूसरा जो न्यूरॉन है वो उसका सेल बॉडी जो है यानी डेंड्रॉन्स ही इसके नर्व एंडिंग के सामने रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि दो न्यूरॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन हो और दोनों के नर्व एंडिंग आमने सामने हो। नर्व एंडिंग दोनों के आमने सामने नहीं होते हैं। एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग के सामने दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन्स होते हैं और डेंड्रॉन्स में रिसेप्टर होते हैं जो कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये अटैच करते हैं, ठीक है। और ये अटैच करके और यहाँ पे वापस और आगे इसका कंडक्शन करने का काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस यहाँ से लेकर स्टार्ट होता है और साइनेप्टिक क्लेफ्ट तक जाता है जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन्स में ये के डेंड्रॉन्स में इसको लेके जाता है, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। कुछ स्पेशल चीजें और हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जो एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, एक्सॉन के अकॉर्डिंगली या सॉरी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, डेंड्रॉन्स या प्रोसेस के अकॉर्डिंगली न्यूरॉन्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया